Hello friends. My name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center। और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर 1 ऑफ CMA इंटर डायरेक्ट टैक्स रिवीजन पसंद आया रहेगा। ये रिवीजन सीरीज चल रहा है। आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर का स्टार्टिंग स्टडी नोट 2 जो है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट क्या करने वाले हैं, ख़त्म ही कर देंगे। लगभग वही कल जितना टाइम लूँगा। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है पर उतने टाइम में हो जाएगा। स्टडी मटेरियल से करेंगे, आपके लाइन बाय लाइन करेंगे तो आपको नोट्स के टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपका स्टडी मटेरियल का पूरा रिवीजन, ये मेरा गारंटी है, मैं आपको करवा के दे रहा हूँ। और इसके रिलेटेड एक MCQs का जो सीट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आपको कहाँ मिल जाएंगे पता है? वो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए वहाँ से आपको। और उसके रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो भी डाला हुआ है, वो सब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए हुए हैं, सब कुछ डिटेल है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके क्या कर सकते हो, वो कलेक्ट कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 है। 1, 2, 3, 4 पिछले लेक्चर में इनकम टैक्स का हम लोग ने कर लिया था। अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो भाई, सबका भला हो रहा है। एग्ज़ाम आ जाएगी तो सबको हेल्प हो जाएगी। इससे कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से एकदम लाइन बाय लाइन कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज़ माय गारंटी। और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक बाई अटेंडेंस कैसे लगाते हैं भाई, क्लास में अटेंडेंस लगाते हैं ना, वैसे वीडियो को लाइक करना है ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बस बाकी कोई इसका पर्पज़ नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और स्टार्ट करते हैं रिवीजन चैप्टर 2। हाँ, तो हम लोग आ जाते हैं स्टडी नोट नंबर 2 में, जो कि आपका मॉड्यूल है रेसिडेंशियल स्टेटस का। स्टार्टिंग शुरुआत करते हैं। क्या बोलता है सर रेसिडेंशियल स्टेटस? यहाँ पे लिखा है कि हम ये सब चीज़ें सीखेंगे, तो जब सीखेंगे तब पता चल जाएगा। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है सेक्शन 6 जो है वो रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करता है। सेक्शन 6 क्या प्रोवाइड करता है? टेस्ट प्रोवाइड करता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस किसका, पर्सन का। पर्सन में बहुत लोग आते हैं, अपने को पता है। विच कैन बी कैटेगराइज एज अंडर। ये सर ये R&OR, ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी, ये क्या है? मैं एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ तो आपको समझेगा। देखो, या तो लोग क्या होंगे, इंडिया के रेजिडेंट होंगे, या तो नॉन रेजिडेंट होंगे। सिंपल है। क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? या एक आदमी इंडिया का रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इंडिविजुअल और HUF। कौन? सिर्फ दो लोग, एक तो इंडिविजुअल, एक HUF। ये लोग भी या तो आपके रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे, पर इनका एक फर्दर क्लासिफिकेशन होगा। रेजिडेंट के बाद या तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे, R&NOR। करेक्ट है। मतलब देखो, बाकी सब लोगों के लिए दो ही क्लासिफिकेशन रहेंगे, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। इंडिविजुअल और HUF के लिए रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, इतना क्लासिफाई हो गया। अगर वो रेजिडेंट बन जाता है तो फिर आपको और कुछ कंडीशन देखनी पड़ेगी, जिससे आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। फिर जनरल पॉइंट्स की बात करें तो जनरल पॉइंट में लिखा है कि आपको हर साल, पहला पॉइंट में लिखा है कि आपको हर साल आपको रेसिडेंशियल स्टेटस असेसी का देखना है। ऐसा नहीं एक बार वो रेजिडेंट बन गया तो जिंदगी भर रेजिडेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको हर साल प्रोसेस है, हर साल आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। सेकेंड, कितने भी अलग अलग टाइप की इनकम आ रही हो, रेसिडेंशियल स्टेटस तो एक ही रहेगा। मतलब जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो पर्सन बेस है, ना कि इनकम बेस है। सर एग्जांपल दो, मेरी इनकम आ रही है सिंगापुर से, न्यूयॉर्क से और लंदन से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, दुनिया से, पाकिस्तान से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही है, पर रेसिडेंशियल स्टेटस का इनकम से कोई लेना देना नहीं है। वो मैं कितना दिन रह रहा हूँ इंडिया में उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग अलग है। ऐसा हो सकता है कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, मैं इंडिया में बॉर्न हुआ था, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, पर मैं इंडिया में नॉन रेजिडेंट हूँ क्योंकि मैं फॉरेन में रहता हूँ, ऐसा हो सकता है। तो सिटीजनशिप का और रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई लेना देना नहीं है। और आप एक से ज़्यादा कंट्री के भी रेसिडेंट बन सकते हो। कैसे बन सकते हो सर? पूरे साल में 365 दिन होते हैं। समझो इंडिया बोलती है, इंडिया में अगर 182 डेज है, उससे ज़्यादा रहे तो आप क्या रहे हो जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे। तो समझो आप इंडिया में 190 डेज रह गए तो इंडिया में रेजिडेंट बन गए। अभी कोई एक ऐसी कंट्री है, फॉर एग्जांपल लंदन, कोई भी, मेरे को नहीं पता, लंदन नहीं, इंग्लैंड मतलब कंट्री, कोई भी ऐसी कंट्री
जो बोलती है कि आप 100 डेज भी रह गए ना तो आप क्या बन जाओगे, हमारे रेजिडेंट बन जाओगे। आप यहाँ पे 190 डेज रह गए, बचे हुए जितने भी दिन होते हैं आप वहाँ पे रह गए, तो ये केस में 170 डेज 165 डेज जो भी है वहाँ पे रह गए 175 डेज, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 190 डेज रह गए, वहाँ पे 175 डेज रह गए, तो दोनों कंट्री के आप रेजिडेंट बन जाओगे, करेक्ट है। फिर वो केस में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट वगैरह क्या कंट्रीज के बीच में है वो देखा जाएगा, पर वो अपने सिलेबस में नहीं है तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अपने को सिर्फ इतना समझना है, आप दो कंट्री के भी रेजिडेंट बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। देखो रेसिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन सबसे पहले इंडिविजुअल का करना है। तो देखो सेक्शन 6(1) मैं एक बार आपको अच्छे से एक चार्ट के थ्रू समझा देता हूं लिख के सामने आपके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे क्या निकलता है। मुझे पक्का पता है अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा, आपको ढंग से नहीं पढ़ाया तो आपको इसमें कन्फ्यूजन रहेगा। अपने क्लास वालों को कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो अगर आपको इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा वो इंडिया का रेजिडेंट है या फिर वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट है। अगर ये देखना है तो आपको एक सेक्शन देखना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 6(1), जो कि क्या देता है, बेसिक कंडीशन देता है रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के। तो 6(1) में आपको सबसे पहले स्टेप 1 में देखना है कि जो आदमी जिसका आप रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हो, क्या वो 182 दिन 182 डेज या उससे ज्यादा और मोर स्टे करता है क्या प्रीवियस ईयर में इंडिया में। 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे करता है क्या। सर ये 182 डेज कैसे याद रहेगा, पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आएगा, 182.5 आएगा, करेक्ट है। तो वैसा कुछ 182 डेज ऐसे याद रख लेना, ठीक है। स्टेप 1 में क्या देखो, 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में है क्या। समझो 182 डेज या उससे ज्यादा है इंडिया में, तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। स्टेप 2 में आपको देखना है, समझो वो 182 डेज नहीं है, बस 120 डेज इंडिया में रहता है। तो स्टेप 2 में आपको दो कंडीशन देखनी पड़ेगी। कौन सी दो कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन देखनी है कि वो इंडिया में, वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में है क्या, 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रह रहा है क्या। अगर रह रहा है तो एक और कंडीशन देखो कि पिछले 4 साल में 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है या नहीं रहता। ये बेसिक कंडीशन बात करता है। मतलब अगर 182 डेज से ज्यादा रहेगा तो सीधा का सीधा रेजिडेंट, 182 डेज नहीं रहा तो ये स्टेप 2 देखो जिसमें क्या बोला है, सबसे पहले देखो 60 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है तो एक और कंडीशन देखो, मतलब ये दोनों कंडीशन देखना है, पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है कि नहीं। इतना क्लियर है। वापस आते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले 182 दिन वाला कंडीशन, अगर नहीं रहता है तो 60 दिन और 365 दिन ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर। टेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, गिवन कंडीशन आर ऑल्टरनेटिव इन नेचर, या तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर लो या दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर लो। अगर दोनों नहीं सेटिस्फाई कर पाओगे तो नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। सिंपल है। यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन दिए हैं, आप आराम से कर सकते हो। अभी एक बार का आपको प्रैक्टिस करना है, क्लास में हम लोग ने सब किया था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिया है, ये देखा ना, एक्सेप्शन टू अबव रूल, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो क्लिक करते हैं, देखो मैंने क्या बोला आपको, या तो 182 दिन देखना है, 182 डेज देखना है, या फिर आपको 60 डेज और 4 साल में 365 डेज का कंडीशन देखना है। यस सर समझ गया। पर इसका एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है, जिसमें क्या बोला गया है कि आपको सिर्फ 182 डेज देखना है, ये देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ 182 डेज देखना है। ये 2 कंडीशन में, कौन कौन सी 2 कंडीशन, पहली कंडीशन है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, कौन है, इंडियन सिटीजन है, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्यों छोड़ के जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए जा रहा है, या इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है किस लिए जा रहा है, क्रू, इंडियन शिप का क्रू मेंबर बनके, मतलब जो मर्चेंट नेवी वाले शिप में जाते हैं ना, उन लोग की बात हो रही है। ये पहला कंडीशन है, ए पॉइंट है। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है या तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए या शिप में बैठ के, ठीक है, तो वो केस में आपका सिर्फ 182 डेज का कंडीशन ही देखा जाएगा, ना कि आपका
वो 365 प्लस 60 देखा ही नहीं जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट, जो कि अमेंडमेंट है, मतलब पहला एक्सेप्शन ये हो गया जिसमें से 182 डेज देखा जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, या तो इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऊपर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं था, तो सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है, इंडियन सिटीजन का मतलब तो हमें पता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब बड़ा ही सिंपल होता है, यहाँ पे नीचे दिया, मैं मुंह से बता देता हूँ कि कोई खुद आदमी, उसके मम्मी पापा पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी जो भी है, वो लोग क्या करते हैं, वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं। अगर अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या होता है, आज का इंडिया, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, ये पहले तो इंडिया ही था ना 1947 से पहले। अगर यहाँ पे बॉर्न हुए हो तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माने जाओगे। क्या माने जाओगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माने जाओगे। तो या तो कोई इंडियन सिटीजन है या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो क्या आ रहा है, घूमने आ रहा है इंडिया में। पहली कंडीशन में इंडिया से जा रहा था, सेकंड कंडीशन में विजिट करने आ रहा है इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कब आ रहा है, प्रीवियस ईयर में आ रहा है, तो फिर आपको 182 डेज देखना पड़ेगा। ऐसा पहले ये कंडीशन बोलता था, बट अभी एक मॉडिफाइड कंडीशन है जो कि यहां पे लिखा है ना, नीचे वाला मॉडिफाइड कंडीशन, कुछ नहीं है, 2-4 पॉइंट है, ध्यान देना है आपको। क्या सर कंडीशन है, कंडीशन बड़ी ही सिंपल है। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो क्रॉस हो चुकी है 15 लाख से, कौन सी टोटल इनकम, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स। इंडियन सोर्स की इनकम का मतलब क्या है, ऐसे इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है, इंडिया में एक्रू हुई है, प्लस ऐसे इनकम जो मिली तो फॉरेन में है पर इंडिया के बिजनेस की वजह से मिली है, मतलब ऐसा बिजनेस जो कंट्रोल और मैनेज इंडिया से हो रहा था। ठीक है, ये कंडीशन है। 15 लाख रुपए से आपका क्या है, ज्यादा है आपका इंडियन सोर्स से इनकम, प्लस आप कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, पिछले 4 साल में 365 डेज या उससे ज्यादा रहते हो, और पिछले साल 120, मतलब प्रीवियस ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हो, तो भी आप रेजिडेंट मान लिए जाओगे। सर बहुत गड़बड़ हो गई है, बहुत कंफ्यूजन हो गया। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखो पहला एक्सेप्शन क्या बोला, उसमें कुछ चेंज नहीं है, पहले जो सा था वैसा ही अभी है। क्या एक्सेप्शन है भाई, कोई इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जा रहा है, या फिर किसके लिए जा रहा है, या फिर जा रहा है शिप के क्रू मेंबर की तरह जा रहा है, तो आपको 182 डेज देखना है। सेकेंड कंडीशन में भी क्या देखना है, कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया में घूमने आ रहा है, विजिट करने आ रहा है, तो आपको क्या देखना है, सिर्फ 182 डेज देखना है। पर एक और कंडीशन यहां पे डाल दिया है कि क्या डाला है सर कंडीशन, अगर कोई आदमी ध्यान से सुनो, जो कि इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे अगर उसका 182 डेज भले ही फुलफिल नहीं होता, ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाता है। पिछले साल 120 दिन से ज्यादा प्रीवियस ईयर में स्टे करता है, प्लस 4 साल में 365 डेज से ज्यादा करता है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, रेजिडेंट मान लेंगे। इज इट सिंपल? सिंपल है, यस सर सिंपल है। एक बार रीड करोगे बहुत अच्छे से समझ जाएगा, एक बार वीडियो वापस देखो, पीछे मैंने क्या बोला है आपको बहुत अच्छे से समझेगा। अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं क्रॉस होता है तो भाई 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, हाँ सर हो गया। फिर यहाँ पे एक और सेक्शन आया था, एन इंडिविजुअल डीम टू बी रेजिडेंट। हम आपको क्या बनाएंगे, याद करो क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था, एक बंदा दुबई में काम कर रहा था, याद है, और वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं बने, इसके लिए वो मॉरिशस घूमने चला जाता है, वही वाला एग्जांपल है। डीम रेजिडेंट सेक्शन 6(1)(a) बात करता है, किस बारे में बात करता है कि अगर कोई आदमी इंडिया का सिटीजन है जो फॉरेन में काम करता है और उसका टोटल इनकम कितना है, इंडियन सोर्स से 15 लाख रुपए से ज्यादा है, पर वो सेक्शन 6(1) के कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब इंडिया में नहीं रहता 182 डेज या 60 डेज, तो अगर वो दुनिया में कहीं और टैक्स नहीं भर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस, तो वो इंडिया में टैक्स भरेगा, उसको हम मान लेंगे इंडिया का डीम असेसी। क्या बोला सर, शांति से सुनो। अगर इंडिया का कोई सिटीजन है, एग्जाम्पल लो कि मैं बहुत ही शातिर आदमी हूं, मैं दुबई में जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं दुबई में कितना रहता हूं पता है, मैं 182 डेज इंडिया रहना होता है, करेक्ट है, मैं 182 डेज नहीं रहता, मैं इंडिया में कितना आता हूं पता है, जानबूझ के कम आता हूं, 100 दिन आता हूं, और जो डिफरेंशियल पीरियड है ना, जो मेरे को ऑफिस में काम नहीं करना, मैं कहाँ चला जाता हूँ, कोई फॉरेन के सिटी में, कोई कंट्री में घूमने चला जाता हूँ, ताकि मैं इंडिया का रेजिडेंट ना बन सकूँ, और मैं कहीं पे भी दुनिया में टैक्स नहीं दे रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम दुनिया में अगर रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे कहीं पे भी टैक्स नहीं दे रहे, अगर तुम ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो कि तुम्हारा इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, प्लस तुम
इंडिया के सिटीजन हो तो तुम क्या करो, इंडिया में टैक्स भर दो चुपचाप, सिंपल है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अगर कोविड-19 जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से कोई फॉरेन का सिटीजन इंडिया में अटक चुका है तो हम उसको रेसिडेंशियल स्टेटस में काउंट नहीं करेंगे, हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस में वो दिन काउंट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो कोविड-19 वाले के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ी ही सिंपल चीज लिखी है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिविजुअल है, जो कि एक शिप का क्रू मेंबर है, और वो शिप जो एलिजिबल वॉयज कर रही है, मतलब एलिजिबल जर्नी कर रही है। एलिजिबल जर्नी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी शिप जो या तो इंडिया से फॉरेन जा रही है या फॉरेन से इंडिया आ रही है, सिंपल है। क्या मैंने बोला, कोई इंडिविजुअल है जो कि एक शिप का क्रू मेंबर है, जो शिप या तो इंडिया से फॉरेन जा रही है या फॉरेन से इंडिया आ रही है, तो वो केस में हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे देखेंगे, तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ये देखो, ये समझो इंडिया का वाटर है, टेरिटोरियल वाटर है, यहाँ पे मुंबई का पोर्ट है, यहाँ से एक शिप है, ये ट्रक जैसी दिख रही है शिप, छोड़ो, ये निकलती है विशाखापट्टनम के पोर्ट पे आती है, कुछ सामान वामान लोड करती है, यहाँ पे कुछ केरला में एक पोर्ट है वहाँ पे आती है, वहाँ से भी सामान लोड करती है और यहाँ से निकल जाती है। तो ये शिप में जो भी ये आदमी लोग बैठे हैं, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस है इंडिया से कब निकले क्या माना जाएगा, जब वो मुंबई से निकले, जब वो विशाखापट्टनम से निकले, जब वो आगे भी तो इंडिया के आगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह होता है, करेक्ट है, तो तकलीफ हो जाएगी ना रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने में। तो यहाँ पे सिंपल सा एक रूल दे दिया है गवर्नमेंट ने कि आपको क्या करना है, जो भी ये लोग जाते हैं ना, इनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसका नाम होता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये पीरियड जो है ना, इस पीरियड को तुमको क्या कर देना है, रेसिडेंशियल स्टेटस से एक्सक्लूड कर देना है। सर कौन सा पीरियड, जब आप कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में आपका जो ज्वाइनिंग का डेट रहेगा, ज्वाइनिंग का डेट रहेगा वो ले लो, वहां से लेके कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो आपका साइनिंग ऑफ का डेट रहेगा, साइनिंग ऑफ का जो डेट रहेगा, ये वाला पीरियड, ये वाला जितना भी पीरियड है, आप क्या माने जाओगे, आप इंडिया में हो ही नहीं, आप इंडिया में हो ही नहीं। समझो आप 1 अप्रैल को निकले, वहां से लेके आपका साइनिंग ऑफ का डेट है आपका समझो 30 जून फॉर एग्जाम्पल, तो ये माना जाएगा 1 अप्रैल से लेके 30 जून आप इंडिया में नहीं हो, बचे हुए डेट को आप निकाल दो, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, सिंपल है। यस। फिर यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन दी है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, इंडिविजुअल रेजिडेंट कब बनेगा और नॉन रेजिडेंट कब बनेगा। अब अपने को ये देखना है कि इंडिविजुअल रेजिडेंट जो बन गया, जो रेजिडेंट बन गया, वो आर एंड ओ आर कब बनेगा या फिर आर एंड एन ओ आर कब बनेगा, मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनेगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनेगा। तो उसके लिए देखो 2 कंडीशन आपको देखनी है, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है आप पिछले 7 साल में, 7 ईयर्स में अगर 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहते हो। दूसरा कंडीशन है पिछले 10 साल में अगर आप 2 साल रेजिडेंट होते हो इंडिया के, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आप आर एंड ओ आर होते हो। ये इनमें से कोई एक कंडीशन या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाता तो आप आर एंड एन ओ आर होते हो। इसका सर इम्प्लीकेशन क्या होगा, इम्प्लीकेशन आगे देखेंगे, यही चैप्टर में, यही स्टडी नोट में आगे देखेंगे, आपको पता चलेगा इम्प्लीकेशन क्या होता है। सिंपल है। प्लस इसके साथ 2 लोग हमेशा आर एंड एन ओ आर होंगे। पहला आदमी जो डीम रेजिडेंट था ना, मैंने वो दुबई वाला एग्जांपल दिया था, वो हमेशा आर एंड एन ओ आर होगा। और ये थर्ड पॉइंट में जो हम लोग ने एक्सेप्शन देखा था ना, एक सेकंड वाला जो मैंने बोला था अमेंडमेंट है, 120 दिन प्लस 365 डेज वाला कैलकुलेशन करना था, प्लस उसमें वो वाला 15 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम हो जाती है इंडियन, सो वो भी हमेशा क्या होगा, आर एंड एन ओ आर होगा। मतलब ये 2 लोग हमेशा आर एंड एन ओ आर होंगे। और ये कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो आप आर एंड एन ओ आर हो जाओगे। ये कंडीशन कहाँ दिया हुआ है, एडिशनल कंडीशन सेक्शन नंबर 66 में दिया हुआ है। बेसिक कंडीशन 61 में दिया हुआ था, ये 66 में दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो ये 66 का एडिशनल कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे अमेंडमेंट क्या है, वही जो मैंने 2 पॉइंट बताया ना, वो 2 पॉइंट अमेंडमेंट है। दैट इज ऑल ओके। कोई आप रीड कर लेना, आपको सब समझ जाएगा जो मैंने बताया। यहाँ पे कुछ और इलस्ट्रेशंस दिए हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सब होगा। कोई भी डाउट है तो आप क्लास वालों के पास मेरा नंबर है, आपको पता है, मैं रिप्लाई दे दूंगा इमीडिएटली। और जो लोग नहीं लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा हर एक क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करने को।
फिर बात करते हैं एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस, जो कि सेक्शन 6(2) में देखा जाता है। 6(1), 6(6) हो चुका है, 6(2) में एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। क्या बोलता है, बड़ा ही सिंपल है, अगर आपका कंट्रोल या मैनेजमेंट होली या तो पूरा का पूरा या पार्टली आधा अधूरा इंडिया में सिचुएटेड है तो आप रेजिडेंट हो, नहीं तो आप नॉन रेजिडेंट हो। बस इतना ही सिंपल सी चीज है। आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली पूरा का पूरा इंडिया में है या आधा अधूरा भी इंडिया में है तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो, अगर पूरा का पूरा बाहर है तो आप नॉन रेजिडेंट हो। सिंपल है। फिर कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, वो थियोरिटिकल पॉइंट है, कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है। फिर नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा बाहर है वो नॉन रेजिडेंट है। अभी देखो मैंने क्या बोला था, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में दोनों चीजें देखी जाती है, आर एंड ओ आर है या आर एंड एन ओ आर है। तो सर एचयूएफ कब, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो आपका एचयूएफ है वो कब आपका आर एंड ओ आर बनेगा और कब आर एंड एन ओ आर बनेगा। तो बहुत ही सिंपल है, जो मैंने 730 दिन वाला और 10 साल में 2 साल वाला कंडीशन बताया ना, अगर एचयूएफ का कर्ता या फिर मैनेजर वो फुलफिल कर देता है तो आप आर एंड ओ आर बन जाओगे, नहीं कर पाता तो आर एंड एन ओ आर बन जाओगे। ये 6(2) हो चुका है। अब 6(3) की बात करते हैं तो कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस है। अगर कोई भी कंपनी इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा इंडिया की रेजिडेंट होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता बाकी। अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, प्लेस ऑफ ऑफिस, बिजनेस वगैरह इंडिया में है, ठीक है, तो वो तो हमेशा रेजिडेंट होगी। पर नॉन इंडियन कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी भी आपकी इंडियन रेजिडेंट बन सकती है अगर उसका पोयम इंडिया में है। पोयम का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में। इंडियन कंपनी हमेशा इंडिया की रेजिडेंट, बट ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंपनी है वो भी इंडिया की रेजिडेंट बन जाएगी अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है, इंडिया में है। इज इट सिंपल? यस सर। पोएम का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा मतलब होता है भाई। सीए फाइनल में 8-10 मार्क्स का, सीए में फाइनल में भी 8-10 मार्क्स का हमेशा आता है क्वेश्चन। आपके सिलेबस में नहीं दिया, एक बस डेफिनेशन दिया है, रट लेना। मीन्स प्लेस वेयर की मैनेजमेंट, मतलब जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कमर्शियल डिसीजन है, जहां से लिए जाते हैं एज ए एंटिटी, एज ए होल, या फिर सब्सटेंशियली वहां मेड होते हैं, वो आपका पोएम होता है। फिर नॉन रेजिडेंट कंपनी का मतलब क्या है, जिसका पोएम नहीं है इंडिया में, वो नॉन रेजिडेंट है भाई बेसिकली। फिर पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई वगैरह का रेसिडेंशियल स्टेटस सबका कैसे निकलता है, वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बेसिस पे ही निकलता है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है होली या पार्टली तो इंडियन रेजिडेंट, नहीं तो नहीं है। फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेक्शन 5। सेक्शन 5 का एक्चुअली टाइटल जो इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आ जाते हैं, ये चार्ट अभी नहीं आपको समझेगा, ये यहाँ पे ये लोग ने चिपका तो दिया है बट अभी नहीं समझेगा। आपको कब समझेगा, जब कुछ टर्म्स आप समझोगे तब आपको वो चार्ट समझेगा। तो मैं चार्ट के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले कुछ टर्म्स सीखते हैं। देखो सेक्शन 5, देखो कोई भी डेफिनेशन कहाँ होता है पता है, सेक्शन 2 में होता है। 245 जो टोटल इनकम का डेफिनेशन देता है वो बोलता है कि जाके सेक्शन 5 में देखो कि सेक्शन 5 में क्या स्कोप दिया हुआ है। तो जब हम सेक्शन 5 में आएंगे तो सेक्शन 5 जो हेडिंग है वो बोलता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सर टोटल इनकम का मतलब हम लोग ने सीखा 5 हेड का इनकम, सेट ऑफ क्लबिंग के एडजस्टमेंट, डिडक्शन लेस कर दो, टोटल इनकम आ जाएगा। सर टोटल इनकम का स्कोप क्या है, मतलब इंडिया में टोटल इनकम का क्या क्या स्कोप है, मतलब कौन कौन सी इनकम इंडिया की टोटल इनकम आएगी, और टोटल इनकम आएगी तो उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। तो इंडिया की ऐसी कौन सी इनकम है जो इंडिया की इनकम में मतलब टोटल इनकम आएगी। तो उसमें देखो 4 पार्ट है। कितने पार्ट है? 4 पार्ट है जो कि टोटल इनकम का पार्ट बनेंगे। इनकम रिसीव इन इंडिया, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, इनकम एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, चौथा इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। सर इनकम रिसीव इन इंडिया का मतलब क्या होता है? इनकम रिसीव इन इंडिया का मतलब बड़ा ही सिंपल होता है, जो इनकम आपको इंडिया में रिसीव हो रही है वो इंडिया की इनकम है। आप सैलरी जॉब करते हो, सैलरी अर्न कर रहे हो इंडिया में, वो इंडिया की इनकम है। आप कहीं पे कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उससे जो आपको सेल्स करके प्रॉफिट मिल रहा है वो इंडिया की इनकम है। भाई कोई भी तरीके की इनकम जो इंडिया में रिसीव हो रही है वो आपकी इनकम है। बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है। यस सर। ये पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा
पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि रेमिटेंस का जो इनकम होता है, मतलब फॉरेन में समझो आपका यूएस में कोई भी काम कर रहे हो, आपका बिजनेस है, पहले यूएस के अकाउंट में वो आपको इनकम आया, फिर आपने रेमिट किया उसको इंडिया के अंदर, तो रेमिटेंस का इनकम जो होगा वो इनकम रिसीव इन इंडिया नहीं माना जाएगा। रेमिटेंस नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा रेमिटेंस पे, ठीक है। सेकंड, डीम टू रिसीव इन इंडिया का मतलब क्या होता है सर? सेक्शन 7 बात करता है। देखो ये तो इनकम रिसीव इन इंडिया हो गया, यहाँ पे इनकम डीम टू रिसीव का मतलब क्या है? एक्चुअल रिसिप्ट नहीं हुआ, हम लोग मान ले रहे हैं कि वो डीम रिसिप्ट है। तो सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स 3 चीज़ें बताता है जो कि डीम रिसिप्ट है, उसके साथ टीडीएस हो गया, अनडिस्क्लोज इनकम हो गया, मतलब वो एक्चुअली रिसिप्ट नहीं है पर हम मान लेंगे कि वो डीम टू रिसिप्ट है, ठीक है, वो देखेंगे आगे आपके मॉड्यूल में। फिर बात करते हैं इनकम एक्रू एंड अराइज। एक्रू एंड अराइज का मतलब क्या होता है? एक्रू का मतलब होता है कि आपको इनकम अभी मिली नहीं है पर आपका राइट एस्टेब्लिश हो चुका है वो इनकम को लेने का। जैसे सैलरी आपको 30 डेज के बाद मिलेगी, पर 15 दिन आपने काम किया, फिर 15 दिन आप ऑफिस नहीं गए, पर ये 15 डेज के ऊपर आपका राइट एस्टेब्लिश हो चुका है ना कि ये मेरे को इनकम लेना है, तो ये इसको एक्रू बोला जाता है। इंटरेस्ट की एग्जांपल ले लो, आपका एफडी पर क्वार्टरली आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। अभी आपका 1 महीना हो गया, तो जितना भी क्वार्टर का 1/3 इंटरेस्ट तो आपका एक्रू हो गया ना, तो वो आपका इनकम है बेसिकली। तो एक्रूअल का मतलब होता है कि आपको एक्चुअली इनकम मिला नहीं है पर आपका राइट एस्टेब्लिश हो चुका है वो इनकम को लेने का, तो उसको बोलेंगे क्या? एक्रू को। यहाँ पे मैं ऊपर बताना भूल गया था, जो रेसिडेंशियल स्टेटस के रिलेटेड और चैप्टर 1 के रिलेटेड 50 से 70 एमसीक्यू कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 60-70 तो होंगे आराम से। उसका टेलीग्राम चैनल पे एमसीक्यू का शीट डाला हुआ है, आप उसको ले सकते हो, कलेक्ट कर लो। और उसके रिलेटेड यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो भी डाला हुआ है, रिवीजन नहीं मतलब सोल्यूशन वीडियो डाला है कि वो सब एमसीक्यू कैसे सॉल्व हुए, तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब पे है, डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो ये जो चैनल का नाम है वही सेम टू सेम टेलीग्राम पे भी नाम है, बस स्पेस नहीं है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डीम्ड एक्रू एंड अराइज। मतलब यहाँ पे एक्चुअल एक्रू एंड अराइज है, यहाँ पे डीम एक्रू एंड अराइज का मतलब क्या है? आपका इनकम एक्चुअली एक्रू एंड अराइज नहीं हुआ है इंडिया में, पर हम मान लेंगे। तो आपके मॉड्यूल पे आ जाते हैं, इनकम रिसीव इन इंडिया का मतलब क्या होता है? वही आपको जो रिसिप्ट हो गया वो आपका इनकम है, पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? डिफरेंट फ्रॉम रेमिटेंस। जो रेमिटेंस है वो आपका इनकम रिसिप्ट नहीं है इंडिया में, ये ध्यान रखना। द रिसिप्ट ऑफ इनकम रिफर्स टू फर्स्ट ओकेजन, पहला ओकेजन जहां पे इनकम रिसीव हुआ है रिसिपिएंट को, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि फर्दर रेमिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। सेकेंड, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया। इसमें जो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, ये सेक्शन नंबर 7 में दिया हुआ है, और सेक्शन नंबर 7 का टाइटल ही यही है। क्या टाइटल है? इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया। मतलब एक्चुअल अभी रिसीव नहीं हुआ है पर हम मान लेंगे कि आपका इनकम रिसीव हो चुका है। पहला कौन सा रिसीव है? आपका एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ पे? आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। आपको पता रहेगा 12% तक सैलरी का आरपीएफ का एक प्रोविजन है, पता है, सैलरी वाले टॉपिक में आगे देखेंगे। तो उससे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो आज ही आपका डीम टू रिसीव इन इंडिया मान लिया जाएगा। मिलेगा कब? जब वो प्रोविडेंट फंड का पैसा आप लोगे तब होगा एक्चुअल रिसीव, पर आज ही हम मान लेंगे। और उसके ऊपर, यही पीएफ के ऊपर अगर 9.5% से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी आपका क्या क्रेडिट हो रहा है? मिल नहीं रहा है, मतलब अभी आपका वो अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो भी हम आपका मान लेंगे वो आज ही क्या हो गया? रिसीव हो गया। सेकेंड, अगर आप आरपीएफ अकाउंट है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, उसमें कोई पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, कहां से ट्रांसफर कर रहे हो? यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, जो एक्ट में लिखा है यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज से रिकॉग्नाइज में कोई पैसा ट्रांसफर कर रहे हो टू द एक्सटेंट जो इनकम टैक्स के लिए लायबल है, वो भी आपका क्या मान लिया जाएगा? अभी इनकम मान लिया जाएगा। तीसरा 80CCD जो कि आपका नेशनल पेंशन स्कीम होता है, एनपीएस होता है, उसमें आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आपका इनकम माना जाएगा। फिर टीडीएस जो आपका डिडक्ट होता है वो आपका इनकम माना जाएगा। कोई डीम प्रॉफिट, पीजीबीपी में 3-4 तरीके के डीम प्रॉफिट बताए हुए हैं, वो आपका डीम इनकम माना जाएगा। डीम इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया। लास्ट, अनडिस्क्लोज सोर्स, मतलब जो आपका कैश क्रेडिट होता है, अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब ऐसा इनकम जिसके ऊपर सेक्शन 115 बीबीई लगता है, जिस पे टैक्स रेट 60% प्लस सरचार्ज, वो चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया था क्लास में, याद रहेगा आपको। सरचार्ज 25% प्लस सेस चार्ज %। फिर इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया का मतलब क्या होता है? इसमें ये देखो इतने सारे क्लॉज हैं,
918 तक क्लॉज है, ठीक है। इजी है, क्लास में देखना, एक चार्ट में सब खत्म किया है, रटा दिया था मैंने आपको 911 से लेके 918 तक, ठीक है। तो अभी उम्मीद करता हूँ आप रिवीजन यूट्यूब पे डाला हुआ है, ये रिवीजन ही है बेसिकली, फिर से ये और भी रिवीजन डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। इनकम फ्रॉम कनेक्शन इन इंडिया, सबसे पहले 911 की बात करें तो उसमें 3 पॉइंट है, ABC। यहाँ पे हम क्या बोलना चाहते हैं, अभी मैं थोड़ा गाड़ी को फास्ट कर रहा हूँ, अच्छे से फोकस के साथ सुनो। अभी हम लोग यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि ये एक्चुअली इनकम इंडिया में डीम टू एक्रू एंड अराइज नहीं हुआ है, इनकम एक्रू एंड अराइज इंडिया में नहीं हुआ है, फिर भी हम मान लेंगे कि ये इनकम क्या है, इंडिया में डीम टू एक्रू एंड अराइज है। पहला पॉइंट, अगर वो बिजनेस कनेक्शन के थ्रू होता है, बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है, इन डिटेल नीचे रिवाइज करेंगे। सेकंड, कोई ऐसा प्रॉपर्टी या कोई ऐसा असेट जो कि इंडिया के अंदर क्या है, लोकेटेड है, उससे कोई आप इनकम अर्न करते हो। जैसे कि इंडिया में लोखंड वाला में समझो कोई मेरा फ्लैट पड़ा है, मैं रहता हूं यूएस में, इनकम मैं मंगा रहा हूं यूएस में, इंडिया में डीम टू एक्रू अराइज नहीं हो रहा है, पर वो एसेट जो है जिसकी वजह से इनकम आ रहा है, जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इनकम आ रहा है, वो अगर इंडिया में लोकेटेड है तो उससे जो इनकम एक्रू अराइज होगा वो डीम टू बी इन इंडिया मान लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर कोई ऐसा कैपिटल असेट है जिसका आप बेच रहे हो, जैसे लोखंड वाला का प्रॉपर्टी आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो और पैसा सीधा यूएस में मंगा रहे हो, भले ही इंडिया में कोई इनकम आया ही नहीं, फॉरेन वाले ने खरीदा, फॉरेन में बेच दिया, पर वो लोकेटेड कहाँ है, इंडिया में है, तो डीम टू एक्रू एंड अराइज इंडिया में मान लिया जाएगा। सर बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। कोई डोनाल्ड ट्रंप फॉरेन में बैठा इंडिया में बिजनेस करता है, तो क्या वो आएगा क्या इंडिया में देखने, नहीं, वो अपना एक एजेंट रखेगा, मतलब जो रेसिडेंट रहेगा जो उसके रिलेटेड काम करेगा, तो वही क्या होता है, बिजनेस कनेक्शन होता है। बिजनेस कनेक्शन के अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप अपनी ब्रांच खोल सकते हो, एजेंट खोल सकते हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हो, ये सब चीज़ें बिजनेस कनेक्शन के तरीके हैं। सर बिजनेस कनेक्शन किसको बोला जाएगा, अगर आप नॉन रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ पे क्या करते हो, हैबिचुअली एक्सरसाइज करते हो इंडिया में, क्या एक्सरसाइज करते हो, हैबिचुअली एक्सरसाइज, कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करते हो, मतलब किसी के साथ मीटिंग करके कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करते हो ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, या फिर आप प्रिंसिपल रोल प्ले करते हो इन कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको क्या माना जाएगा, आपका और डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि हैबिचुअली करना चाहिए, मतलब आप कभी कभार नहीं जा रहे हो, आपका ही ये काम है, आप रोज रोज जाके या तो कंक्लूड करते हो कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रिंसिपल रोल प्ले करते हो कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसके रिलेटेड, इन द नेम ऑफ नॉन रेजिडेंट, या तो आप कुछ ट्रांसफर कर रहे हो या कोई सर्विस के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। सेकंड, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने का अथॉरिटी नहीं है, पर आप क्या करते हो, इंडिया में स्टॉक मेंटेन करते हो, उसका कोई सामान है वो मेंटेन करते हो, या मर्चेंटाइज को मेंटेन करते हो, तो भी आप क्या माने जाओगे, बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। ये भी नहीं है तो भी अगर आप सिर्फ ऑर्डर सिक्योर करते हो नॉन रेजिडेंट का इंडिया में, तो भी आपका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। पर 5 केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, याद करो क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। देखो, अगर आप इंडिया, ये सेकंड पॉइंट बहुत ईजी है, अगर आप इंडिया से परचेस करके सीधा कोई फॉरेन में बेच देते हो तो ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। आप क्या हो, न्यूज़ एजेंसी हो, आप क्या हो, न्यूज़ एजेंसी हो, आप इंडिया में क्यों आए हो, आप इंडिया में न्यूज़ को कलेक्ट करने आए हो, इंडिया में क्यों आए हो, न्यूज़ को कलेक्ट करने आए हो, तो फिर आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड आप अगर इंडिविजुअल हो, तो आपका यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो बताने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट, अगर आप क्या करते हो, माइनिंग ऑफ डायमंड करते हो, पर ये सिर्फ फॉरेन कंपनी के केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। सर ये बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा नहीं माना जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर भाई माना जाएगा तो वो इनकम इंडिया की मानी जाएगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर नहीं माना जाएगा तो भाई इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट ना। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो माइनिंग कर रही है अनअजर्टेड डायमंड वगैरह का, तो वो इनकम भी आपका डीम टू एक्रू एंड अराइज नहीं माना जाएगा, जो कि आप क्या किसके लिए कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो अनकट या अनअजर्टेड डायमंड का। ये सब इन डिटेल मैंने क्लास में बताया था, अभी इसके ऊपर बात करूंगा तो 3-3 घंटे के लेक्चर बन जाएंगे। लास्ट पॉइंट क्या है, अगर आप कोई शूटिंग करने इंडिया में आए हो, इंडिया में क्या करने आए हो, सिटी शूटिंग करने आए हो, अगर इंडिविजुअल आया है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, एक्चुअली पीछे नॉइस आ गया था तो मैंने बंद कर दिया, वापस करते हैं। अगर कोई फॉरेन से इंडिया में शूटिंग करने आता है, वो तालिबान वाली शूटिंग नहीं, वीडियो शूटिंग, मूवी वगैरह बनाने आता है, और वो नॉन रेजिडेंट है, तो आपको ये देखना है कि उसका इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज नहीं माना जाएगा। अगर इंडिविजुअल कोई शूटिंग करने आ रहा है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म आ रही है तो उसके जितने भी पार्टनर है वो इंडिया के सिटीजन प्लस रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। अगर कोई कंपनी आ रही है तो उसके शेयर होल्डर, डायरेक्टर नहीं, शेयर होल्डर इंडिया के सिटीजन या रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। सिंपल है। नो इनकम शाल बी डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया थ्रू और फ्रॉम ऑपरेशन विच आर कन्फाइंड टू शूटिंग और सिनेमेटोग्राफी इन इंडिया। ठीक है,
फिर बात करते हैं नोट के ऊपर। नोट पे क्या लिखा है, नोट पे कुछ थोड़ा सा ज्ञान लिखा है, आप एक बार रीड कर लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं। ये 911 का ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। बी पॉइंट क्या बोलता है, अगर लोखंड वाला में जो मैंने बताया ना, फ्लैट को रेंट पे दिया उसका जो रेंट का इनकम है। सी पॉइंट क्या बताता है कि वो बेच दिया तो क्या होगा। तो भले ही इंडिया का एसेट है तो इंडिया में टैक्सेबल होगा, भले ही फॉरेनर फॉरेन में बेच रहा है, फॉरेन में इनकम कमा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर सैलरी अर्न इन इंडिया, अगर कोई ऐसा सैलरी है जो मिला है उसको इंडिया में सर्विस रेंडर करने के लिए, तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगा, भले ही वो फॉरेन में उसको मिला है। वो सैलरी के रिलेटेड कोई रेस्ट पीरियड या लीव पीरियड का सैलरी मिला है तो भी वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। फिर अगर कोई गवर्नमेंट है वो अपने इंडियन सिटीजन को क्या देता है, सैलरी देता है, फॉरेन में देता है, जैसे कि अपने इंडिया के एम्बेसडर वगैरह रहते हैं ना दूसरी कंट्रीज में, उनको, तो अगर गवर्नमेंट इंडिया पे कर रहा है इंडियन सिटीजन को, तो वो डीम टू एक्रू एंड अराइज कहाँ होगा, इंडिया में होगा। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जो अलावेंस और परक्यूजिट गवर्नमेंट पे करता है उनको, मतलब रहने की जगह, घूमने के खर्चे वगैरह, वो क्या होंगे, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 10(7). फिर डिविडेंड की बात करें 914 में, तो डिविडेंड को इंडियन कंपनी भले ही फॉरेनर को दे रही है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 915, 916, 917 ऐसे नहीं समझेगा। मैं अपने एक बार नोट्स ओपन करता हूँ और उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ जाएगा। उसमें थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन किया है। इनकम टैक्स चैप्टर 2 पार्ट 2। तो इंटरेस्ट 915, 916 रॉयल्टी और 917 फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, ये खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये एक और पॉइंट है, बस सेक्शन 9 पूरा खत्म हो जाएगा। और सेक्शन 9 पूरा अगर खत्म हो जाता है आपका, तो बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, होप सो रिवीजन आपको पसंद आ रहा है। देखो 915 क्या बोलता है, अगर गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया का कोई रेजिडेंट, इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया का रेजिडेंट क्या करता है, फॉरेनर से लोन लेता है, फॉरेनर से लोन लेता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट इंडिया वाला पे कर रहा है फॉरेनर को, तो वो इंडिया में टैक्स, इंडिया में वो डीम टू एक्रू एंड अराइज होगा। पर प्रोवाइडेड आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पैसा लिया है वो कहाँ यूज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंडिया में यूज हो रहा है तो इंडिया में टैक्सेबल होगा, इंडिया में नहीं यूज हो रहा है, फॉरेन में यूज हो रहा है, तो इंडिया का इनकम नहीं माना जाएगा। फिर नॉन रेजिडेंट समझो, सेकेंड सी पॉइंट क्या बोलता है ये सेक्शन का 915 का, अगर कोई नॉन रेजिडेंट ने फंड लिया है दूसरे नॉन रेजिडेंट से, समझो बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप से लोन लिया है और उसके ऊपर बराक ओबामा डोनाल्ड ट्रंप को पेमेंट कर रहा है किसका, इंटरेस्ट का। तो ये इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में हम टैक्स लगा सकते हैं क्या, एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर वो इंडिया में यूज हो रहा है, वो जो पैसा लिया था वो क्या हो रहा है, इंडिया में यूज हो रहा है, किसके लिए, सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है, सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है, तो इंडिया में टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसके ऊपर हम लोग ने बहुत एग्जाम्पल्स वगैरह किए थे। फिर बात करते हैं रॉयल्टी की। रॉयल्टी का टैक्सेशन जो पॉइंट ए और बी था, इंडियन गवर्नमेंट और रेजिडेंट वाला, वो सेम है। पॉइंट नंबर सी में कुछ फर्क है। समझो एक नॉन रेजिडेंट है जिसने नो हाउ लिया दूसरे नॉन रेजिडेंट से और उसके ऊपर रॉयल्टी पे कर रहा है, तो वो रॉयल्टी के ऊपर इंडिया में टैक्स लगेगा, प्रोवाइडेड वो जो नो हाउ था वो कहाँ यूज हो रहा है, इंडिया में यूज हो रहा है फॉर बिजनेस प्रोफेशन या कोई और रीजन की वजह से। इंटरेस्ट वाले पॉइंट में क्या फर्क था पता है, सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए ही यूज होना चाहिए, पर रॉयल्टी अगर भले ही बिजनेस एंड प्रोफेशन या कोई और चीज के लिए यूज हो रहा है तो भी चलेगा। जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप पॉज करके लिख सकते हो, तो ये चार्ट से आपका क्या हो जाएगा, बहुत फटाफट हो जाएगा। और जो क्लॉज नंबर 7 है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी में कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट प्रोविजन है, मतलब 916 और 917। फिर 918 क्या बोलता है, अगर कोई ऐसा
अमाउंट आप नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहे हो जो 56(2)(10 में एज अ गिफ्ट टैक्सेबल होता है, जो 56(2)(10 में एज अ गिफ्ट टैक्सेबल होता है, रेजिडेंट भेज रहा है नॉन रेजिडेंट को, तो वो भले ही आउटसाइड रिसीव हो रहा है पर वो क्या माना जाएगा, वो टैक्सेबल मान लिया जाएगा, इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज मान लिया जाएगा अगर वो इनकम 5/7/2019 के बाद ट्रांसफ़र हो रहा है और एक्रू एंड अराइज माना जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 5, 6, 7, 8 आपके सिलेबस में नहीं है। इंटरिम डिविडेंड की बात करता है, एक लाइन का सेक्शन है, कुछ नहीं है। और सेक्शन 9 खत्म हो जाता है। 1, 2, 3, 4 अपना चैप्टर स्टडी नोट 1 में खत्म हो चुका था। तो यहाँ पे अपने 2 स्टडी नोट खत्म हो गए हैं। अभी आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी आपको करना है, जितने भी क्वेश्चन है साथ साथ में प्रैक्टिस कर लो। कोई डाउट है वापस जाके एक बार लेक्चर को सुन लो। अभी खत्म करना है अपने को, बाद में नहीं रखना है ये सब चीज़ें। अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पीछे जाके ये कोई डाउट आ रहा है तो वापस एक बार सुन लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ अगर गलती से ऐसा रह रहा है कि सर इसमें 2 थॉट आ रहे हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, लिंक नीचे है। और मज़े करो भाई, पढ़ो अच्छे से, 8-10 घंटा पढ़ो, कोशिश करो और उसके बाद चिल मारो। इतना ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना सर इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, भाई सबको पढ़ना है, सिर्फ आपको नहीं पढ़ना है। और पढ़ना है ठीक है यार, खुश रह के भी तो पढ़ सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि दुखी रह के ही पढ़ना है। थोड़ी अपनी अच्छी शक्ल बनाओ और पढ़ो मस्त, ठीक है। चलो बाय बाय आज के लिए। अभी थर्ड जो लेक्चर रहेगा वो स्टडी नोट नंबर 3 पे आएगा। रिवीजन है, थोड़ा सा और मैं फास्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो। और आप अपने फ्रेंड्स को क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि ऐसे कोई टीचर है जो डायरेक्ट स्टडी क्लासेस में आपको बेसिकली स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ाऊंगा, स्टडी मटेरियल से रिवीजन दे दूंगा ताकि आपको पता चले कि हर एक चीज़ कवर है। वो जो क्लासेस के नोट्स है वो बड़े ही प्रीसियस है। 140-50 पेज में आपका पूरा इनकम टैक्स बहुत अच्छे से हो जाएगा और साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो आपका मस्त एकदम अच्छे से पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो वो तो मैं रिवील ही नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत की है। तो आप सजेस्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को, दिस विल हेल्प मी। चलो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।